Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video, we are going to do some good challenging question based on electric field and their integrated type, and good for your competitive exam as well as CBC advanced preparation. So let's begin with that. Okay, in your first figure, you have given. Okay, in your first question, you have a figure and evaluate the magnitude of the electric field strength at a point located symmetrically with the vertices of the square at a distance of x from center. मतलब कि अगर आपके पास ये स्क्वायर है तो इससे x डिस्टेंस की दूरी पर ऊपर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो डायगोनल्स जो लेंथ है, बिकॉज इट्स स्क्वायर है तो ये 2l है, मतलब दोनों डायगोनल्स तुम्हारे 2l लेंथ के होंगे. तो सपोज करो अगर हम डायगोनली माइनस क्यू एंड प्लस क्यू को देखें, ठीक है, और इससे इन दोनों के सेंटर से कहाँ है, एट अ पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर. इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे. ठीक है, इन दो चार्जेस से और फिर अगेन दो चार्जेस से. तो ये हमने ले लिया B एंड D. दिस इज B एंड दिस इज D. ओके, अब ये जो टोटल लेंथ है वो 2l है, तो ये l होगी और ये भी l होगी. तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज पर द हाइपोटेन्यूज रूल. ओके, एंड यू नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, एंड पॉजिटिव की वजह से अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D. ओके, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ED प्लस EP का. ओके, सो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं एंड सिमिलरली हम A एंड C का करेंगे. तो बहुत इजी है. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो. B की वजह से कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में R स्क्वायर, डिस्टेंस ये है, दैट वुड बी L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर. एंड EC भी तुम्हारे पास सेम होगी. ओके, दैट इज KQ अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. ठीक है, EB EC के बराबर है, तो हम इसको एक E वेक्टर ले लेते हैं. ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसका एंगल जो है वो हम ले लेते हैं, लेट्स से इसको थीटा ले लेते हैं. ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, एंड अगर हम इसको यहां पे रिजॉल्व करें EB एंड ED को, तो इस साइड आ जाएगा EB cos थीटा एंड ED cos थीटा. EB cos थीटा एंड ED cos थीटा. नीचे की तरफ आ जाएगा EB sin थीटा और ऊपर चला जाएगा ED sin थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि EB ED सेम है, थीटा सेम है, सो अपोजिट डायरेक्शन से कैंसिल हो जाएंगे. और तुम्हारे x डायरेक्शन के अलोंग ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ED EB सेम है, cos थीटा 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 सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2E cos थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू E तुम्हारे पास है KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो, दैट इज L अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया. और ये अलोंग आ रहा है BD. तो E नेट जो यहां पर होगी दैट वुड बी 2KQL अपॉन में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 अलोंग DB. ओके, अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं AC से. मैं इस डायग्राम को करके एंड विल डू द सेम मेथड to evaluate for AC.
ए बी सी था, तो यहां पर अब हमने ले लिया ए सी। ए पर है तुम्हारे पास प्लस क्यू का और सी पर है माइनस क्यू का। सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हमें निकालना है। ये लेंथ एल हो जाएगी, ये लेंथ भी एल हो जाएगी, ये सेम एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा। सेम प्रोसेस, मतलब इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, पर डायरेक्शन देखिए तो प्लस की वजह से जाएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और नेगेटिव के टूवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। एंड फॉलो द सेम प्रोसेस यहां पर हमने करा। इधर थीटा ले लो, इधर थीटा ले लो, तो ये भी थीटा होगा, रिजॉल्व कर दो। ए कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा ई सी कॉस थीटा, नीचे जाएगा ई सी साइन थीटा, ऊपर जाएगा ई ए साइन थीटा। इसके भी वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेंगे। तो यहां पर भी हम देखें तो योर ई ए ई सी के बराबर है, विच इज ई वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के क्यू इंटू में दिस, दैट इज के क्यू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ई वाई यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहां पे ई एक्स आ जाएगा 2e cos थीटा, विच इज 2kql अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये होगा लॉन्ग AC, लॉन्ग AC। ठीक है, तो इसका ई नेट भी तुम्हारे पास यही आ जाएगा, 3/2 अलॉन्ग AC। तो बोलोगे ई नेट कैसे निकालते हैं? ई नेट होता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ई एक्स स्क्वायर है और ई वाई स्क्वायर 0 है, तो सीधा ई वाई ही निकल आएगा। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से समझें तो ये कैसे जाएंगे, सपोज अगर ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है, ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ए सी, ये ए सी है, तो ए सी के अलोंग आ रहा है, कहां पे आ रहा है, अलोंग ए सी। इस पॉइंट को ए मानो, इसको सी मानो। अगर हम यहाँ सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं तो ए से सी में इस डायरेक्शन में जाएगा, और बी से डी जा रहा था, इसको ए बी सी डी, ये डी ले लो, तो ये इधर जा रहा है, तो इसके अलोंग इधर जा रहा है, इसके अलोंग इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो तुम्हारा डायरेक्शन है, ये दोनों ये अलोंग डायगोनल्स है। ठीक है, और डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इन दो के बीच में भी जो एंगल है वो तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है एट अ डिस्टेंस x पर, तो हमारा जो ई नेट हो जाएगा एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर से, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इसको ई नेट 1 ले लो, इसको ई नेट 2 ले लो। ठीक है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 डिग्री, तो cos 90 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। E1 E2 तुम अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो बिल्कुल सेम है, तो कुल मिलाकर के ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ही आ रहा है, दैट इज 2e स्क्वायर, दैट मीन्स √2e, एंड e इज योर 2kql अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो 45 डिग्री पर होगा, दोनों डायगोनल्स के, मतलब दोनों डायगोनल्स के 45 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, तो ये जा रहा था तुम्हारा अलोंग डीबी, तुम्हारा कुछ हवा में इस डायरेक्शन में जा रहा था, और ये जा रहा है अलोंग एसी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे आएगा, मतलब अलोंग डीसी या एपी। तो ये हो जाएगा अलोंग डीसी और एपी। ओके, सो दिस इज, इसमें अगर एमसीक्यूज है तो ये फटाफट कैलकुलेट करना, डायरेक्शन है तो बस इमेजिन करके कि यहाँ जाएगा, एंड यू कैन गेट द डायरेक्शन की, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बट एमसीक्यू टाइप आया, ऑब्जेक्टिव टाइप आया, तो जस्ट डू इट फास्ट कि ये कैसे होगा। ये सब सिर्फ समझाने का है, बट जब तुम करोगे
इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली डू इट फास्टली कि भाई हमें पता है कि दोनों इक्वल होंगे और ऐसे ऐसे करके तुम फटाफट निकाल सकते हो. इट वोंट टेक दैट मच टाइम. जितना लग रहा है यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सब समझा है, बस इसलिए लग रहा है ताकि ऑब्जेक्टिव में बहुत क्विकली हो जाए. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is released from rest in a uniform field of magnitude e. ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है ये. मास m है, चार्ज q है, यूनिफॉर्म फील्ड में गया. यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट जिसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है. द चार्ज एक्सीडेड टुवर्ड द अदर प्लेट इन अ डिस्टेंस d apart. Determine the speed at which it strikes the opposite plate. This question is much more elaborate by this its diagram. देखो ये d डिस्टेंस है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की दो प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये बोला है कि यहाँ पे ओरिजिन है, आई जे कैप शो कर रखे हैं. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तुम्हारे पास ई नॉट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है. तो इसको माइनस ई नॉट जे कैप ले लो. ओके, इनिशियल माइनस हो गया. अब हो क्या रहा है, चार्ज पार्टिकल को भी शो करा कि चार्ज पार्टिकल यहां से गया है. ठीक है, मतलब सम डी डिस्टेंस से उसने स्टार्ट करा वाई के और वो ओरिजिन पर आ रहा है. हमें निकालनी है स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द अपोजिट प्लेट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है क्यू ई. तो क्या हो जाएगा क्यू ई नॉट जे क्या विथ माइनस साइन. एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ बाय एम, फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गए के पार्टिकल है जिसका मास एम है. ठीक है, बाय एम मास जे कैप. ठीक है, नाउ यू हैव एक्सीलरेशन एंड यू नीड टू फाइंड द स्पीड. तो यहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते. जैसे dv बाई dx करके कुछ कर लेना, डिस्टेंस का कुछ चेंज आ रहा है. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी पड़ेगी. और इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं सेकेंड वाली. ठीक है, जो होती है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. या अगर आपके पास कुछ इनिशियल डिस्टेंस है तो ये कुछ इस तरह की होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इफ यू हैव सम इनिशियल डिस्टेंस. ठीक है, अब इनिशियली, ठीक है, ये है इसका फाइनल है, तो फाइनली ओरिजिन पर जा रहा है और इनिशियली ये डी डिस्टेंस पर है. देखो पहले यहाँ पर है, मूव होता होता वो यहाँ पे जा रहा है, मतलब फाइनली वो जीरो पे जा रहा है, y के जीरो पे, और इनिशियली वो y से d डिस्टेंस की दूरी पे है बिकॉज ये दिस इज d. और ये मेंशन कर रखा है कि ये y है और इस साइड x है और ये ओरिजिन है. तो अगर चार्ज यहाँ से स्टार्ट करा तो ये पहली d डिस्टेंस की दूरी पर है और ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, दैट इज जीरो पर आ रहा है. ठीक है, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई. अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू डाल दो which is minus q e naught by m into t square. अभी हम j कैप को इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो ये माइनस, ये जीरो प्लस माइनस मारा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गई. जो डिस्टेंस तुम्हारे पास आया वो आ रहा है q e naught t स्क्वायर अपॉन में 2m. तो यहां से t स्क्वायर जो है वो निकाल लो, वो हो जाएगा तुम्हारे पास 2md अपॉन में क्यू ई नॉट, और स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट आ गया. ओके, एंड डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द अपोजिट प्लेट. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से वो जाएगा दूसरे वाले को हिट करने के लिए, वो हो जाएगा उसका डी डिस्टेंस उसको कवर करना है. तो यहां से तुम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ही ले लो. ओके, एंड यू हैव इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन तुम्हारा हो जाएगा ये माइनस का q ई नॉट अपॉन में m, और टाइम आपके पास आया 2md अपॉन में q ई नॉट. ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है, माइनस का साइन बाहर है, एंड अगर तुम इसको ध्यान से देखो
तो 2d तो ऊपर रहने दो, ये क्यू ई नॉट रूट से बाहर है, ये नीचे है, तो ये अंदर जाके रूट के ऊपर आ जाएगा। देखो ये पावर 1 है, ये हाफ है, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो ऊपर में रूट आ जाएगा और m तुम्हारा नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द अदर प्लेट। ओके, सो इट इज द इंटीग्रेटेड टाइप जिसके अंदर मैकेनिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। ओके, तो तुम्हारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट हो रही है एंड द मेटल प्लेट की जो लेंथ है वो तुम्हारे पास L है एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज D। मतलब ये जो सेपरेशन है वो है D का। अब वन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ एंड पॉजिटिव से एक प्रोटॉन स्टार्ट हुआ, रिस्पेक्टिवली एंड गो टू अपोजिट प्लेट, व्हिच वन ऑफ देम रीच फर्स्ट। ओके, बेसिकली हमें टाइम निकालना है कि किसका टाइम कम लगेगा। ओके, तो एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, एक्सीलरेशन जो होता है तुम्हारा दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में मास, एंड फोर्स तुम्हारा होता है चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया एंड हमें क्या निकालना है, विच वन ऑफ देम रीच फर्स्ट, तो टाइम निकालना है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, या पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल लो एंड अलोंग y एक्सिस है। इनिशियली दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, दोनों को रेस्ट से मान लेते हैं, तो हो जाएगा हाफ a इज क्यू ई बाय एम एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो यहां से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2md अपॉन में क्यू ई का अंडर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ना तुम याद भी रख सकते हो क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। 2md अपॉन में क्यू ई का अंडर रूट इज योर टाइम। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं तो टाइम जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो 2 मास इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, d डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये चीज एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और फॉर प्रोटॉन देखूं तो उसका भी ये आ रहा है। ठीक है, यही फैक्टर है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो जो टाइम लगेगा प्रोटॉन को वो भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। तो हु विल रीच फर्स्ट, तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टाइम कम है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ए पार्ट है इसका, एक बी पार्ट भी। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव उसी का पार्ट बी है। इन दैट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर मूविंग पैरेलल टू द प्लेट टुवर्ड्स द अदर एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट एट वन एंड ऑफ द प्लेट। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी ये है कि दो प्लेट है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनके पैरेलल स्टार्ट हुए टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द, स्टार्ट्स मूविंग पैरेलल टू द प्लेट टुवर्ड्स द अदर एंड में फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट एट वन एंड ऑफ द प्लेट। मतलब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, एंड विच वन ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डेविएशन व्हेन दे कम आउट ऑफ द प्लेट्स। अब देखो ये ऐसे जा रहे हैं, यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस ये u इनिशियल वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग u है बट y एक्सिस के अलोंग 0 है, एंड जैसे जैसे मूव करे ये डेविएट हो जाएंगे। तो किनका डेविएशन ज्यादा है? इफ दे मूव विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड सेम इनिशियल मोमेंटम से। ठीक है, पहले अपन बेसिक निकाल लेते हैं। अगर हम टाइम देखें तो अलोंग तुम देखो एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास जो vy है, सॉरी vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at, या इससे मैं निकालू, इसके अलोंग एक्सीलरेशन है ही नहीं, मतलब इसके अलोंग जो एक्सीलरेशन होगा एक्स के अलोंग वो 0 होगा, तो सिंपली d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो टाइम लग रहा है ये कितना लेंथ है,
प्लेट की लेंथ L है, दिस इज द लेंथ L, तो ये जाएगा तुम्हारे पास L/U। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब अगर तुम्हें डेविएशन देखना है तो लेट्स से जो डेविएशन होगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, उस डेविएशन को ले लो d में, तो उसको u/t प्लस हाफ a/t² से निकाल लो, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a/, आपके पास हमेशा क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास, और t गिवन है L/U का होल स्क्वायर। तो जो डेविएशन आया d, दैट इज QEL² अपॉन में 2mu²। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की बात हो रही है तो चार्ज होने का सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 2 सेम है, लेंथ सेम है, तो ये मास और u² पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डेविएशन ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, ये इनवर्स में है, डेविएशन इज इनवर्स रिलेशन टू मास एंड वेलोसिटी। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि QEL और 2 जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर आपको बोला गया है कि सेम वेलोसिटी है, UP/UE सेम है, तो ये सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो डेविएशन उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, डेविएशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से। तो किसका ज्यादा डेविएशन होगा यहाँ पे, अगर सेम इनिशियल है तो उस केस के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर आपको बोला है सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ही है, हाफ mv²। और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर नीचे सेम है, तो डेविएशन भी क्या होगा, सेम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम डेविएशन। ओके, सो इफ दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी तो इट हैव सेम डेविएशन। ओके, एंड लास्ट इज सेम इनिशियल मोमेंटम, तो इसको मोमेंटम में बदल दो। हमें सिर्फ ऊपर डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखो मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर कर दो और इलेक्ट्रॉन का भी स्क्वायर कर दो, और ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कर दो, ये कट के सेम आएगा, ये हो गया मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मोमेंटम का स्क्वायर, दीज टू टर्म्स आर सेम, तो ये हुआ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो डेविएशन भी उसका ज्यादा होगा, तो सेम इनिशियल मोमेंटम में आपका जो डेविएशन होगा वो प्रोटॉन का ज्यादा होगा एज पर द रिलेशन, क्योंकि जब हमने मास से मल्टीप्लाई करा तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो डायरेक्ट रिलेशन में अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो डेविएशन भी कम होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो डेविएशन ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा होगा डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, सो इफ यू नो कि हम एक्सीलरेशन और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, मोस्टली क्या होता है एक्सीलरेशन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, हर बार नहीं है, यू हैव टू चेक, जिसके अलॉन्ग एक्सीलरेशन है वो हमें देखना है किसके अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज बेसिक मैकेनिक्स यूज करके हमें वो बेसिक टाइम एक्सीलरेशन वाले टर्म्स निकालने हैं, उसके वजह से पूछा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज मोर लाइक अ कंसेप्ट बेस्ड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच सेज द फिगर शोज दैट इलेक्ट्रिक हैज द सेम वैल्यू। फिगर ऐसा कुछ है कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है एंड इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली आउटवर्ड जा रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बोला जाता है कि इसके चारों और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, दैट ई हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइटली चार्ज शीट। तेरे चार्ज शीट के आसपास वो सेम है, तो इज दिस रीजनेबल, वन माइट थिंक दैट द फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर नियर द फील्ड, मतलब इस एरिया में स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए बिकॉज चार्जेस के पास है तो ऑब्वियसली फील्ड स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, बट बोला जाता है कि यूनिफॉर्म है, यहाँ देखो हर जगह सेम है, बट ऑब्वियसली वन माइट थिंक यार चार्ज के पास तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम
बेसिकली कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लो, हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, वैसे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बट इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज लेकर के, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है E एंड E हमने ले लिया, ठीक है, एंड इट अगेन मेकिंग थीटा। तो इसका रिजोल्व हम करें तो यहाँ पर आएगा E cos थीटा, इसका भी आ जाएगा E cos थीटा, ठीक है। ऐसे कोई सा भी रैंडम पॉइंट्स अगर तुम ऊपर नीचे कहीं पे भी लोगे, जैसे यहाँ तो हमने सिमेट्रिकली बीच में ले लिया तो E सेम है, यहाँ लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कम होगा, यहाँ से ज्यादा होगा तो E1 E2 होगा, बट θ1 भी θ2 होगा। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम ये डिस्टेंस कम करते जाएं, सपोज करो इसके पास ला रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंक्रीज होगी, बट धीरे धीरे थीटा डिक्रीज होने की वजह से जो कॉस थीटा है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है बट कॉस थीटा डिक्रीज होने की वजह से जो ई नेट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है एक पैरेलल शीट के, एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट के आसपास, वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो हमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म दे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर शो कर रहा है ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द प्लेट विद सम इनिशियल वेलोसिटी से, सेम इनिशियल वेलोसिटी से, एंड फाइंड द साइन ऑफ 3 चार्ज एंड गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस एंड द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, पहले इनके साइन देने हैं। जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली दे आर नेगेटिव, तो ये दोनों जो है वो तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, एंड they have asked the highest charge to mass ratio। सिंपल है, चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला भी मैंने बताया, ध्यान से समझ लेना। ले लो ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है तीनों d कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा d बाय सम u, सेम इनिशियल वेलोसिटी u ले लो। एक्सीलरेशन जो है तुम्हारा वो कैसे आ जाएगा, e बाय m से, एंड डेविएशन जो है वो तुम्हारा हाफ AD स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, हाफ E बाय m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर। ठीक है, सो d सेम है, u सेम है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, और बस E भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 है, तो जो डेविएशन है वो तुम्हारा चार्ज Q बाय M के रेशियो में है। तो जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन मोर होगा, तो दिस इंप्लाइज कि Q बाय M भी ज्यादा होगा। तो 3/3 वाला जो है वो हाईएस्ट हो रहा है, तो दिस इज हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो। ओके, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सेम चीज ही है जो बार बार आती है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो यू कैन, आई थिंक यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव an electron moving in a gravitational free space enter the uniform electric field E with an initial velocity v naught से। ठीक है, एज शोन इन फिगर, ये ऐसे v naught वेलोसिटी से आ रही है, ये L डिस्टेंस कवर करके H करा, और उसके और L डिस्टेंस की दूरी पर एक स्क्रीन रखी है जहां पे वो कैपिटल H डिस्टेंस पर डिफ्लेक्ट हुई है। अभी हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं वही होगा। ध्यान से समझना, जो तुम्हारे पास ux है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो तुम्हारे पास v नॉट है, uy तुम्हारे पास 0 है। ठीक है, ax यहाँ पे 0 का, इधर का जो ay होगा वो होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम होगा, l लेंथ कवर करी है उसने v नॉट वेलोसिटी से, सो l बाय v नॉट, एंड दिस डेविएशन या डिफ्लेक्शन जो h हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये 0 हो गया, ये हुआ हाफ ई कैपिटल ई बाय एम, और टी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास एल स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर. तो दिस कम्स योर डिफ्लेक्शन विच इज ई एल स्क्वायर अपॉन में 2m वी नॉट का होल स्क्वायर. ओके, ये इसका ए पार्ट था. इसके दो और पार्ट्स हैं, वो अपन देखते हैं, बी एंड सी. बी पार्ट में बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जस्ट इमर्जेस आउट ऑफ द फील्ड. जब इस फील्ड से बाहर आ रहा है तो क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम वी एक्स देखिए कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, होगी यू एक्स प्लस ए एक्स टी. ए एक्स वहां पे 0 है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सिलरेशन नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है. सो तुम्हारा जो वी एक्स होगा वो वी नॉट हो जाएगा जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो आया. y के अलोंग देखें तो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, सॉरी स्क्वायर नहीं है. यहाँ पे तुम्हारा यू वाई इनिशियली 0 है, ए वाई ई बाय एम होता है इनटू टी. ठीक है, सो तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी नेट, इसको तुम लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप विच इज इक्वल्स टू वी नॉट आई कैप प्लस ई बाय एम. टी को चाहो तो तुम एल बाय वी नॉट भी लिख सकते हो, जो अपन ने एल बाय वी नॉट भी लिख सकते हो जो अपन ने पीछे लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी इनटू जे कैप. तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द फील्ड. सी पार्ट और है, वो भी देख लेते हैं. okay, अब इसका जो सी पार्ट है इसमें हमें निकालना है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिफ्लेक्शन एच. ये टोटल डिफ्लेक्शन हमें निकालना है वर्टिकल स्क्रीन पर. ठीक है, जो एल डिस्टेंस है यूनिफॉर्म रीजन से. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहां तक आ गया, इस पॉइंट पर आ गया. अब इसके बाद ये और कितना डिफ्लेक्ट होगा, लेट से ये और वाई डिस्टेंस पर डिफ्लेक्ट हुआ, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो जैसे ही ये आफ्टर कमिंग आउट ऑफ फील्ड जो यहां से यहां तक जाएगा, तो कमिंग आउट ऑफ फील्ड जो ये टाइम लेगा, टाइम टू हिट द स्क्रीन, वो कितना लेगा ध्यान से समझना. ये टाइम लेगा तुम्हारा टी डैश ले लेते हैं, ये एल लेंथ है एंड दिस वी नॉट वेलोसिटी. ठीक है, बिकॉज एज नो एक्सीलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस में. ठीक है, अब हुआ क्या कि ये तो हमने टाइम निकाल लिया. अब अगर हम ये डेविएशन देखें बाय, तो ये होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. और ये देख रहे हैं हम एट पी पॉइंट से. पी पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आने के बाद क्या हुआ, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आया तो अब तो कोई फर्दर एक्सिलरेशन नहीं होगा, तो यहां पे इसका एक्सिलरेशन जो है वो 0 हो गया. ठीक है, नाउ हमें ये चेक करना है कि जब ये बाहर आया तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो फॉर द फाइनल वेलोसिटी अगर मैं वी वाई देखूं तो वो होगी यू वाई प्लस ए वाई टी. मतलब यहां से यहां तक आने में यहां फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, तो इनिशियली तो 0 थी, बट जब वो यहां तक आया तब होगी ई बाय एम इंटू टी. एंड टी कितना था, एल बाय वी नॉट, राइट, जो हमने पिछली बारी में फाइनल वेलोसिटी निकाली थी. तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी पी पॉइंट से. जब वो फर्दर इतना एल डिस्टेंस कवर करेगा तो ये हो जाएगी ई बाय एम एल बाय वी नॉट. ठीक है, एंड टाइम ये टी डैश टाइम फर्दर जो कवर कर रहा है एल बाय वी नॉट. तो इसका भी जो डिफ्लेक्शन आया वो कुछ ये निकल कर आया. ठीक है, नाउ टोटल एच निकालने के लिए एच जो है वो तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल एच प्लस वाई. स्मॉल एच हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था जो कुछ ई एल स्क्वायर अपॉन में 2m वी नॉट का स्क्वायर था. ठीक है, क्योंकि वहां पे हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर था तो एक हाफ फैक्टर हो रहा था. और y निकल कर आया है ई एल स्क्वायर अपॉन में m वी नॉट का होल स्क्वायर. अब हाफ प्लस 1 करोगे तो 3/2 टाइम्स ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन में m वी नॉट का होल स्क्वायर. दैट इज योर टोटल डिफ्लेक्शन. ओके, तो इस क्वेश्चन में
ऑलमोस्ट मैकेनिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट देखो तो बहुत कम है, तो अगर तुम्हारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है अच्छे से, यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, and then we move on. In the next question, you have a bob of a simple pendulum having mass m and carries a charge q on it. Okay, the length of pendulum is L. Mass m carries a charge. There is a uniform electric field E in region. Calculate the time period of small oscillation about its equilibrium position for the following cases. So first case is the electric field is vertically down with magnitude this. So suppose करो this is the bob. बॉब का नीचे होगा mg और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी नीचे लग रही है जो कि mg बाय q टाइम्स है। ओके, तो दैट मीन्स एक फोर्स इसका mg का नीचे है ड्यू टू ग्रेविटी, और एक फोर्स इलेक्ट्रिक की वजह से F इज इक्वल्स टू QE। इसका चार्ज Q है, मास m गिवन है, तो यहाँ पे Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो mg बाय q से q कैंसिल हो गया तो mg हो गया। इसकी जो लेंथ है आपके पास दैट इज योर l, तो यहाँ से जो r इफेक्टिव होगा, r इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव वेट, तो दैट वुड बी r इफेक्टिव अगर हम देखें तो ये तुम्हारा नीचे की तरफ होगा और mg प्लस दिस f के बराबर होगा। सो योर r इफेक्टिव इज mg प्लस ये फोर्स जो mg के बराबर आया है तो हो जाएगा 2mg। तो दैट मीन्स इसका जो मास इंटू g इफेक्टिव आया है दैट इज इक्वल्स टू 2mg। g से g कैंसिल हो तो g इफेक्टिव 2g के बराबर हो गया। अब अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है तो होता है 2 पाई अंडर रूट में l बाई g इफेक्टिव, ये भी 11th का ही कॉन्सेप्ट है, तो हो जाएगा 2 पाई l अपॉन में 2g, दैट वुड बी इट्स टाइम पीरियड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके, इन द नेक्स्ट इफ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अप है इस केस में विथ मैग्नीट्यूड 2mg बाई q, तो सेम चीज है, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, पेंडुलम की लेंथ l है, बॉब का मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है विच इज 2mg बाई q, तो जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लगेगा विच इज QE। दैट मीन्स q से q कैंसिल हो गया 2mg हो गया, तो r इफेक्टिव इस नेट फोर्स की तरफ होगा। सो योर r इफेक्टिव वुड बी, इफेक्टिव वेट वुड बी 2mg माइनस mg, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू mg। तो g इफेक्टिव भी तुम्हारा पास कितना निकला g, तो सीधा सीधा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l बाई g इफेक्टिव, एंड g इफेक्टिव g है, तो यही टाइम पीरियड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इन दिस केस E इज हॉरिजॉन्टल विथ मैग्नीट्यूड दिस, तो ये तुम्हारे पास बॉब हुआ, नीचे की तरफ इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, लेंथ l है, इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है विच इज mg बाई q, तो फोर्स भी इस साइड होगा विच इज mg, तो इनका जो इफेक्टिव होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज r इफेक्टिव, एंड दैट एंगल वुड बी 90 डिग्री। ओके, सो r इफेक्टिव जो होगा दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 है, तो सीधा ही कर दो तो mg और mg ही रहेगा। सो बेसिकली mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mg का स्क्वायर दैट इज रूट 2 mg। तो यहां से g इफेक्टिव जो है वो तुम्हारा आया रूट 2g, तो टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में रूट 2g। ओके, एक ये इसका सॉरी सी पार्ट था, अब एक लास्ट डी पार्ट और कर लेते हैं। सो लास्ट डी पार्ट इसका है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 2 mg बाई q एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सो इन दिस केस यू हैव द बॉब, नीचे लग रहा है mg, फोर्स लेंथ l है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर गए इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रूट 2 mg बाई q एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो सीधा सीधा रूट 2 mg होगा, इसको हमने इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करा तो हो जाएगा रूट 2 mg cos 45 डिग्री, cos 45 इज 1 बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ तो mg आ गया सीधा। इसे डिसॉल्व करो तो हो जाएगा रूट 2
mg sin थीटा sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री अगेन इज 1/√2, तो ये भी तुम्हारे पास mg रह जाएगा। ठीक है ना, ये mg और ये mg तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो r इफेक्टिव तुम्हारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आएगा जो mg के बराबर होगा। सो योर r इफेक्टिव वुड बी mg, तो g इफेक्टिव यहाँ पे g के ही बराबर होगा, तो टेम्पलेट वुड बी 2π में L/g होगी। ओके, सो यू कैन सी दैट दीज टाइप आर द इंटीग्रेटेड टाइप जिसमें मैक्सिमम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो काफी कम है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू MCQs which are based on electric field, and thank you for watching this video. We will meet in the next video.